Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to discuss about the topic of pattern of biodiversity. ये जो टॉपिक है दैट इज कम अंडर द बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड नीड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से इसे सेव कर लेना और आगे ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना. नेक्स्ट अगर हम बात करें पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, तो फटाफट से एनसीईआरटी ओपन कीजिए, उसी से पढ़ते हैं और तुरंत के तुरंत फिनिश करते हैं नेक्स्ट 10 मिनट्स में. एंड आई विल मेक श्योर कि अच्छे से समझाऊं और ताकि इजी और क्लियर तरीके से आपको याद भी हो जाए. तो फटाफट से अगर हम पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो आया है दैट इज अ लैटिट्यूड ग्रेडियंट. कौन सा ग्रेडियंट आया है? दैट इज अ लैटिट्यूड ग्रेडियंट है. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर हम देखें तो ये होता है इक्वेटर. दिस इज अ इक्वेटर. इक्वेटर के बाद वाला जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक्स. ये होता है 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ. ये जो पूरा रीजन होता है ये कौन सा होता है? दैट इज अ ट्रॉपिक्स. मतलब यहां से लेके यहां तक. और ट्रॉपिक्स के बाद आता है आपका टेम्परेट. ठीक है. अब आपको इतना याद होगा, हम इतना पढ़ चुके हैं. अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करती है. बायोडाइवर्सिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है. ठीक है. वहीं अगर हम बात करें तो अगर हम ट्रॉपिक से टेम्परेट की तरफ जाएंगे, ट्रॉपिक से टेम्परेट की तरफ जाएंगे तो भी बायोडाइवर्सिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करेगी. ठीक है. मतलब कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाओगे, पोल्स की तरफ जाओगे, बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी. तो जो भी कंट्रीज इक्वेटर पे प्रेजेंट है, जो भी ऐसी कंट्रीज इक्वेटर पे प्रेजेंट है, इसका मतलब उसकी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी. जो भी कंट्रीज इक्वेटर के पास होगी उसकी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी. उसी से एग्जाम्पल लिया गया है एनसीईआरटी में. ठीक है. अब एग्जाम्पल क्या कहते हैं कि जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं. ठीक है. अगर हम ट्रॉपिक्स की बात करें तो ट्रॉपिक होता है 23 डिग्री 5 नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, जहां पे ज्यादा स्पीशीज होती है एज कंपेयर टू टेम्परेट. ठीक है. आपको पता चला इक्वेटर में ज्यादा स्पीशीज हैं. समरी करते जाओ एनसीईआरटी में, साइड में जो स्पेस है लिखते जाओ. इक्वेटर में क्या होंगी? स्पीशीज ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू पोल्स. उसी तरीके से आपको पता चला ट्रॉपिक्स में भी जो स्पीशीज हैं वो ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू टेम्परेट. क्लियर. अब हमने एक एग्जाम्पल लिया था. इसका मतलब जो भी कंट्री ट्रॉपिक के पास प्रेजेंट है वहां पे ज्यादा स्पीशीज होंगी. जैसे कि कोलंबिया की बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें दैट इज न्यूयॉर्क की, और उसके बाद अगर हम बात करें ग्रीनलैंड की. ठीक है. अगर हम देखें तो कोलंबिया की बात की है, न्यूयॉर्क की बात करी है हमने 41 डिग्री नॉर्थ और ग्रीनलैंड है 71 डिग्री नॉर्थ. ठीक है. यहाँ पे हमने किस स्पीशीज के बारे में जिक्र किया है? यहाँ हमने बर्ड्स के बारे में जिक्र किया है. तो जो कोलंबिया है वहां पे आपको बर्ड की सबसे ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलेंगी, वो होंगी 1400. क्योंकि कोलंबिया कहाँ होता है? नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास है. कहाँ है? इक्वेटर के पास है. वहीं अगर हम बात करें न्यूयॉर्क की तो न्यूयॉर्क में कितनी स्पीशीज है? 105. ठीक है. अगर हम बात करते हैं ग्रीनलैंड की तो ग्रीनलैंड में कितनी स्पीशीज है? सिर्फ खाली 56. कितनी स्पीशीज है? सिर्फ 56. ठीक है. वहीं अगर हम बात करते हैं इंडिया, ठीक है, इंडिया की, तो इंडिया में कितनी स्पीशीज होंगी? क्योंकि इंडिया कहाँ आता है? दैट इज इन अ ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में आता है. कहाँ आता है? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में. तो कितनी होंगी? मोर देन 1200. इंडिया कहाँ आता है? दैट इज
विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन अ ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। कहाँ आता है ये? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में। अब आपको पता है ट्रॉपिकल वाले में ज्यादा होगी, लेकिन इक्वेटर वाले में और ज्यादा होगी, इसीलिए कोलंबिया में 1400 है, इंडिया में 1200 से ज्यादा है, न्यूयॉर्क में 105, ग्रीनलैंड में सबसे कम, दैट इज 56। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके अलावा एक और एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिया गया, एक और एग्जाम्पल लिया, एक ले लिया उन्होंने फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन का। कौन से रीजन का? ट्रॉपिकल रीजन का, जिसका नाम था इक्वाडर। इक्वाडर लिया। दूसरा उन्होंने कौन सा फॉरेस्ट लिया? दूसरा उन्होंने टेम्परेट रीजन का फॉरेस्ट लिया, जिसका नाम था मिड वेस्ट ऑफ द यूएसए। कौन सा था? मिड वेस्ट ऑफ द यूएसए। तो आपको क्या देखने को मिले? जो वेस्कुलर प्लांट्स थे, पानी वाले जो प्लांट्स थे, वो 10 गुना ज्यादा थे। कहाँ पे? ट्रॉपिकल रीजन में। कहाँ ज्यादा थे? दैट इज इन अ ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, एक लिया ट्रॉपिकल रीजन का फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन का फॉरेस्ट लिया। ठीक है, दूसरा लिया टेम्परेट रीजन का फॉरेस्ट, टेम्परेट रीजन का फॉरेस्ट। और क्या देखा? क्या देखा? ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट पे क्या देखा? कौन सा फॉरेस्ट था? दैट इज इक्वाडर। और जो टेम्परेट रीजन का फॉरेस्ट था वो क्या था? दैट इज अ मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। कौन सा था? मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। ठीक है, यहां पर क्या था? 10 टाइम्स, 10 गुना ज्यादा वेस्कुलर प्लांट्स थे। कौन थे? 10 गुना ज्यादा वेस्कुलर प्लांट्स थे। ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिक रीजन क्या है? इक्वेटर के पास है। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, अब ये जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, ये कहाँ प्रेजेंट है? दैट इज इन साउथ अमेरिका। अमेरिका में है, अफ्रीका में नहीं है, जहाँ पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। याद करने का तरीका, सबसे ज्यादा स्पीशीज इनवर्टिब्रेट्स की होती है। मोर देन 1,25,000 से ज्यादा स्पीशीज किसकी है? इनवर्टिब्रेट। फिर 40,000 क्या है? प्लांट्स। 40,000 क्या है? प्लांट्स। फिर अगर हम बात करें 3,000 की, 1300, 427 और 378 की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 3,000 क्या है? 3,000 क्या है? 3,000 आ जाएंगी आपकी फिशेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 1300 क्या है? 1300 है बर्ड्स। 427 क्या है? एम्फीबियंस और मैमल्स, एम्फीबियन एंड मैमल्स दोनों। और 378 क्या है? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कम है, क्योंकि अमेजोन रेन फॉरेस्ट, बारिश होगी तो रेप्टाइल्स का नेचर कैसा होता है? डेजर्ट एरिया में रहते हैं। तो 378 रेप्टाइल्स है, और एम्फीबियंस और मैमल्स कितने हैं? 427। 1300 बर्ड्स हैं, फिशेस 3,000 हैं, इनवर्टिब्रेट सबसे ज्यादा होंगे 1,25,000, और प्लांट्स कितने हैं? 40,000। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, यही एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेराइटी की अगर हम बात करें तो हमें अमेजोन रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा साउथ अमेरिका, सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट है? साउथ अमेरिका में, और जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है? ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है। कौन सी चीजें कितनी है? सब चीजें लिख दी। नेक्स्ट, साइंटिस्ट का मानना है कि रेन फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है, कम से कम 2 मिलियन इंसेक्ट्स ऐसे हैं, 2 मिलियन इंसेक्ट्स की स्पीशीज ऐसी है जो वेट कर रही है कि अभी उन्हें डिस्कवर करना है, नेम करना है। कितनी स्पीशीज? 2 मिलियन। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्हाई इट इज सो स्पेशल कि ट्रॉपिक्स में ज्यादा ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्यों है? ऐसा क्यों है कि ट्रॉपिक के पास ज्यादा डाइवर्सिटी है, टेम्परेट के पास कम है? ठीक है, तो इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट की बात करें तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। एक बताया है स्पेशिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अगर हम बात करें टेम्परेट रीजन की, अनलाइक टेम्परेट रीजन की, जहां पे क्या होता है? फ्रीक्वेंट गैलेशियंस होता है इन द पास्ट। जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैं वो अनडिस्टर्ब्ड है फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स से। ठीक है, अगर कोई चीज अनडिस्टर्ब्ड है तो वहां इवोल्यूशन इजिली हो जाएगा। कोई चीज कांस्टेंट है तो वहां इवोल्यूशन होने के चांसेस है। अगर कोई चीज में बार बार चेंजेस आ रहे हैं तो इवोल्यूशन हो ही नहीं पाएगा, स्पीशीज जो है नहीं आ ही नहीं पाएंगी।
ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है, ट्रॉपिकल वाला लैटिट्यूड है, वो अनडिस्टर्ब्ड रहता है मिलियन ऑफ ईयर्स तक, जिसकी वजह से लॉन्ग इवोल्यूशनरी रिजल्ट की वजह से हमें स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ट्रॉपिकल का इन्वायरमेंट जो है वो कैसा है, लेस सीजनल है। ट्रॉपिकल का इन्वायरमेंट कैसा है, लेस सीजनल है। ट्रॉपिकल का इन्वायरमेंट कैसा है, लेस सीजनल है, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है ट्रॉपिकल का इन्वायरमेंट बार बार बदलता रहता है, लेस सीजनल है, ज्यादा कांस्टेंट है और प्रिडिक्टेबल है। तो ऐसे कांस्टेंट इन्वायरमेंट में ऐसे कांस्टेंट इन्वायरमेंट से क्या होता है, वो नीश स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से स्पीशीज की डाइवर्सिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, ये हो गया दूसरा कारण। पहला कारण क्या है, स्पीशीजेशन इज अ जर्नली फंक्शन ऑफ अ टाइम। ठीक है, टेम्परेट रीजन में क्या है, बार बार ग्लेशियर होता है, फ्रीक्वेंट ग्लेशियर्स वगैरह आते हैं, और जो आपका टेम्परेट ट्रॉपिकल रीजन है वो अनडिस्टर्ब रहा है मिलियन ऑफ ईयर से, जिसकी वजह से कांस्टेंट होने की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है और डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है। दूसरा कारण क्या है कि ट्रॉपिकल रीजन जो है वो ज़्यादा कांस्टेंट है, प्रिडिक्टेबल है और लेस सीजनल है, जिसकी वजह से वो क्या प्रमोट करता है, नी स्पेशलाइजेशन प्रमोट करता है, जिसकी वजह से ग्रेटर डाइवर्सिटी आती है। नेक्स्ट कारण क्या है, देयर आर मोर सोलर एनर्जी। ठीक है, ज्यादा सोलर एनर्जी कहाँ पे है, ट्रॉपिक वाले रीजन में ज्यादा सोलर एनर्जी है, ज्यादा खाना बनेगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगा, ज्यादा बायोमास प्रोडक्शन होगा। ठीक है, हायर प्रोडक्टिविटी होगी, जो कि इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, ग्रेटर डाइवर्सिटी को लीड करेगा। दीज आर द 3 रीजन जिसकी वजह से ट्रॉपिक के अंदर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की। जितना ज्यादा छोटा एरिया, यहाँ पे उतनी स्पीशीज, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा उतनी स्पीशीज बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे और एरिया बढ़ता जाएगा उतनी स्पीशीज बढ़ती जाएंगी, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। ठीक है, यहाँ देखो कैसे लिखा हुआ है, दैट इज रीजन स्पीशीज रिचनेस इज इंक्रीज। स्पीशीज की जो रिचनेस है वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट। ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक। किसने बताया था इसके बारे में, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने बताया था इसके बारे में, जो कि क्या थे, जिन्होंने कहाँ देखा था, साउथ अमेरिका के जंगल वगैरह में देखा था, और वो खुद क्या थे, ही वाज अ जर्मन के थे और नेचुरलिस्ट थे। ठीक है, और जियोग्राफर थे। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कौन सी शेप देखी, दैट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जो ग्राफ बनता है स्पीशीज रिचनेस और एरिया के बीच में, ये कौन सा ग्राफ है, ब्लू वाला, दैट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा ग्राफ बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन जब इसे लॉग स्केल में ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। लॉग स्केल में कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। एस फॉर स्पीशीज रिचनेस, जेड क्या है, दैट इज अ स्लोप ऑफ लाइन, और वाई सी क्या है, दैट इज अ वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, अब क्या था, मैंने अभी आपको बताया कि स्पीशीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमने लगा दिया एक कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या आया, दैट इज अ AZ। ठीक है, अगर हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा C। ठीक है, अब अगर इसका हमें लॉग लिखना होगा तो होगा log S इज इक्वल टू log C प्लस Z इधर आएगा और log A। ठीक है, ये जो क्या लॉग वाला ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन आएगा, वैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब इकोलॉजिस्ट का क्या मानना था कि स्पीशीज रिचनेस का ये जो ग्राफ है, Z की वैल्यू कितनी वेरी करती है, 0.1 से 0.2, बस इतनी। ठीक है, चाहे वो प्लांट ब्रिटेन के प्लांट्स हो, चाहे कैलिफोर्निया की बर्ड्स हो, न्यूयॉर्क के मॉलस्क हो, ये जो स्लोप ऑफ रिगर्शन है इतना ही रहता है। Z की वैल्यू कितनी रहेगी, Z की वैल्यू रहेगी 0.1 से 0.2। ठीक है, लेकिन लार्जर एरिया में, अगर बहुत बड़ा एरिया है, लार्जर एरिया है, ठीक है, लार्जर एरिया है, तो Z की वैल्यू क्या है, Z की वैल्यू कितनी पहुंच जाएगी, 0.6 से 1.2, कितनी पहुंच जाएगी, 0.6 से 1.2। और ये जो स्लोप है, स्लोप जो है, स्लोप ऑफ द लाइन है, स्लोप ऑफ द लाइन है, ये कैसा होता जाएगा, और ज्यादा स्टीपर होता जाएगा। जितना ज्यादा स्टीपर होता जाएगा उतनी ज्यादा वहां पे स्पीशीज प्रेजेंट होंगी। क्यों, क्योंकि स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, Z ही तो है, तो Z की वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी। तो अब एनसीईआरटी ने क्या कहा कि Z की वैल्यू वैसे 0.1 से 0.2 रहती है,
ठीक है। लेकिन अगर लार्जर एरिया आ जाता है तो ये जो स्लोप ऑफ द लाइन है मतलब जेड है वो स्टीपर हो जाएगा, वहां स्पीशीज और प्रेजेंट होंगी और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6 से 1.2। एग्जाम्पल क्या है इसका, फ्रूगी फॉरेस्ट, फ्रूट ईटिंग बर्ड, जिनकी जेड की वैल्यू 1.15 है। उसके अलावा हम बात करें क्यों इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटीज इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में स्पीशीज की डाइवर्सिटी की क्या जरूरत है, मतलब स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें इकोलॉजिस्ट का मानना है कि कम्युनिटीज विद द मोर स्पीशीज, जितनी ज्यादा एक स्पीशीज होंगी वो उतना ज्यादा स्टेबल इन्वायरमेंट होगा एज कंपेयर टू द लेस स्पीशीज, ठीक है। अगर कोई जगह है वहां पे सिर्फ एक ही जने के एक ही ऑक्यूपेशन के इंसान रहते हैं, वो जगह कम स्टेबल होगी एज कंपेयर टू अगर कोई जगह है जहाँ डॉक्टर और आपके सारे लोग रह रहे हैं, तो जब भी जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा, तो ऐसी कम्युनिटी जो है ज़्यादा स्टेबल होगी। मतलब जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, जहाँ पे जितनी ज़्यादा स्पीशीज वो कम्युनिटी उतनी ज़्यादा स्टेबल, वो कम्युनिटी उतनी ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। आज स्टेबल कम्युनिटी का मतलब क्या है, स्टेबल कम्युनिटी का मतलब वो कम्युनिटी जिसके अंदर ज़्यादा वेरिएशन ना आए, ठीक है, जिसकी प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर जो है फिक्स रहे, ठीक है, ज़्यादा वेरिएशन ना हो, प्रोडक्टिविटी जो है कांस्टेंट रहे, या नहीं तो रेजिस्टेंट हो। अगर कोई भी बाहर से ओकेजनल डिस्टर्बेंस आ गई है तो उसके रिगार्डिंग रेजिस्टेंट हो, मतलब अगर कोई भी डिस्टर्ब कर रहा है तो वो रेजिस्टेंट हो जाए, नहीं तो रेजिलियंट हो जाए। रेजिलियंट का मतलब या तो उसको काउंटर बैक करे, अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आ गई है या तो उससे रेजिस्टेंट हो जाए, अगर वो रेजिस्टेंट नहीं हो पा रही है तो जो भी बाहर से प्रॉब्लम आई है उससे लड़े, काउंटर बैक करे, ठीक है। एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, और कोई भी बाहर से अननोन स्पीशीज आ रही है उससे भी वो रेजिस्टेंट रहे, ताकि जो स्टेबल कम्युनिटी है उसकी जो क्या कहते हैं स्टेबल कम्युनिटी है उसकी रिचनेस जो है खराब ना हो, उसकी स्टेबिलिटी जो है डिस्टर्ब ना हो। स्टेबल कम्युनिटी का मतलब समझ गए, जिसकी प्रोडक्टिविटी जो है कांस्टेंट रहे। इससे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, डेविड टिलमैन। उन्होंने क्या कहा था, एक लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किया था, एक लंबे समय के लिए इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किया था आउटडोर के प्लॉट्स में। मतलब एक छोटी जगह ले ली, एक बड़ी जगह ले ली, एक और छोटी जगह ले ली, तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी थी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट थी, लेकिन यहाँ पे क्या था, वेरिएशन आ रहा था, और यहाँ और ज्यादा वेरिएशन आ रहा था, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है किसने किया था, डेविड टिलमैन ने किया था, जिन्होंने लॉन्ग टर्म पे किया था, आउटडोर प्लांट्स लिए थे, ठीक है। उन्होंने क्या देखा कि मोर स्पीशीज सो द लेस वेरिएशन, ठीक है। अगर ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट है यहाँ के अंदर, यहाँ पे ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट है तो वो लेस वेरिएशन क्रिएट करेंगी, और लेस वेरिएशन की वजह से क्या होगा, डाइवर्सिटी बढ़ेगी और हायर प्रोडक्टिविटी होगी। उसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था, ऑल्दो वी मे नॉट अंडरस्टैंड कंप्लीटली हाउ स्पीशीज रिचनेस कंट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ एन इकोसिस्टम। यहाँ तक हमें पता चल गया था, लेकिन अभी भी हम ये नहीं बता पा रहे थे कि ये जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा रिचनेस है, वो इकोसिस्टम को कैसे वेलबींग कर रही है, ठीक है। अगर हम उसके बारे में बात करें तो हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर हम कोई भी स्पीशीज किसी भी इकोसिस्टम से हटा देते हैं तो कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था दैट इज कौन सा एक्सपेरिमेंट था, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। क्या था, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। किसने किया था, स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट था जिनका नाम था पॉल एलर्क। क्या नाम था, पॉल एलर्क। कहाँ से थे, स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, एक एरोप्लेन को इकोसिस्टम कह दिया, ठीक है। एक पूरा एरोप्लेन है, उसे कह दिया कि वो पूरा का पूरा क्या है, इकोसिस्टम है, और उसमें रिवर्ट्स लगे होते हैं ऐसे छोटे छोटे एरोप्लेन में। तो अगर सीट के नीचे से एक कोई बच्चा रिवर्ट निकाल रहा है तो उससे क्या एरोप्लेन क्रैश हो सकता है, नहीं। और रिवर्ट्स को क्या कह दिया कि वो स्पीशीज है, ठीक है। अगर जो सीट के नीचे रिवर्ट्स लगे हैं उसको हटा दो तो एरोप्लेन क्रैश हो सकता है, नहीं। लेकिन जो रिवर्ट्स विंग्स में लगे हैं, जब एरोप्लेन खड़ा था उसी टाइम पे रिवर्ट्स वहां से निकाल दिए तो एरोप्लेन क्रैश हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो जो रिवर्ट्स ऑन विंग्स थे उसको हमने कहा की स्पीशीज, और जो रिवर्ट्स थे उसको हमने कहा स्पीशीज, और एरोप्लेन को कहा हमने इकोसिस्टम।
तो एरोप्लेन के जब हम सीट के नीचे के रिवर्ट्स निकालेंगे तो एरोप्लेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एरोप्लेन के हम विंग्स के रिवर्ट्स निकाल देंगे तो एरोप्लेन क्रैश हो सकता है। तो हमें क्या पता चला कि इकोसिस्टम से अगर स्पीशीज गायब हो सकती है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर की स्पीशीज गायब होंगी तो बहुत ज्यादा इकोसिस्टम पे फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, उसी के बारे में उन्होंने क्या कहा, एरोप्लेन को इकोसिस्टम कहा, थाउजेंड्स ऑफ रिवर्ट्स को स्पीशीज कहा। ठीक है, और क्या बोला, और क्या बताया कि हर एक पैसेंजर जो है ट्रेवल कर रहा है और टेकिंग टू होम कॉजिंग द स्पीशीज टू बी एक्सटेंड, इट मे नॉट अफेक्ट द फ्लाइट सेफ्टी। ठीक है, फ्लाइट की सेफ्टी को अफेक्ट नहीं करेगा, प्रॉपर इकोसिस्टम जो है फंक्शनिंग हो रही होगी इनिशियली। ठीक है, लेकिन जैसे 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 रिवर्ट्स और ज्यादा रिवर्ट्स निकालते जाएंगे, बहुत सारे रिवर्ट्स निकाल दिए तो प्लेन जो है डेंजर में चला जाएगा। उसी तरीके से एक दो स्पीशीज गायब होगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी स्पीशीज गायब हो जाएंगी तो इकोसिस्टम को जो है फर्क पड़ेगा। वहीं पर अगर हमने लॉस ऑफ रिवर्ट्स करा दिए विंग से, मतलब बहुत विंग वाली रिवर्ट्स को निकाल दिए जिनको हम की स्पीशीज कह रहे थे, वो वाली की स्पीशीज क्या करती हैं, इकोसिस्टम को ज्यादा ड्राइव कर रही है, इकोसिस्टम के फंक्शन को ज्यादा मेजर ड्राइव कर रही है। अगर वो ज्यादा हमने हटा दी तो फ्लाइट की सेफ्टी को भी थ्रेट हो जाएगा, सिमिलरली इकोसिस्टम को भी थ्रेट हो जाएगा। ठीक है, दिस वाज अ एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन बाय द स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एलर्क और एक डेविड टिलमैन का था, जिन्होंने आउटडोर प्लॉट्स यूज किए थे, लॉन्ग टर्म में एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था कि अगर किसी भी एरिया में ज़्यादा स्पीशीज़ हैं तो उसमें ईयर टू ईयर प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होगा और वेरिएशन कम आएगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, हमने जेड लाइन के बारे में पढ़ा, जेड लाइन अगर स्टीपर हो जाती है तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ जाएगी, लार्जर एरियाज में जेड लाइन स्टीपर हो जाती है और जेड लाइन की वैल्यू कितनी हो जाती है 0.6 से 1.2, और वैसे जेड लाइन की वैल्यू जो है स्मॉलर एरिया के लिए कितनी रहेगी 0.1 से 0.2। सो दिस इज ऑल अबाउट लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स और स्पीशीज एरिया रिचनेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन सी यू, बाय बाय और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पढ़ते रहो और थैंक यू सो मच एवरीवन।